हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर 12 बिजनेस स्टडीज़ का रिवीजन करने जा रहे हैं। क्विक रिवीजन, सारे टॉपिक्स हम इसमें कवर कर लेंगे और बोर्ड एग्ज़ाम से पहले आप इस वीडियो को देखिए और आपका चैप्टर तैयार। जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए उस पर क्लिक करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। Now in class 12th, your last chapter 12, consumer protection, include the following. First of all, we study the concept of consumer protection, then meaning of consumer, you have to write the proper definition of consumer in this, then about the rights, right to safety, right to seek redressal, right to be informed, different rights we study in this topic, and also responsibilities of consumers. Then, who can file a complaint? Redressal machinery, 3-tier redressal machinery, state forum, district forum, national commission, all this we study in this topic. And last one is remedies available. कंज्यूमर के पास क्या क्या रेमेडीज़ अवेलेबल हैं। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं जो इस बार आएंगे बोर्ड एग्जामिनेशंस में कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर में आफ्टर डिलीटेड टॉपिक्स। नाउ दीज टॉपिक्स वी स्टडी। Now we study the concept of consumer protection. As you all know, consumer protection refers to the act of providing adequate protection to consumers against the unscrupulous, exploitative and unfair trade practices of manufacturers, traders, sellers and service providers. कंज्यूमर प्रोटेक्शन वो एक्ट है जो कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसके अगेंस्ट? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट। जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस सेलर्स या मैन्युफैक्चरर्स या सर्विस प्रोवाइडर्स कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में कंज्यूमर के पास एक एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो उन्हें प्रोटेक्ट करता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट आर द राइट्स ऑफ ए कंज्यूमर? कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स हैं, क्या अधिकार हैं? सबसे पहले राइट टू सेफ्टी। ये पता होने चाहिए हर एक कंज्यूमर को कि उसके कौन कौन से राइट्स हैं। सबसे पहले राइट टू सेफ्टी। जब भी हम कोई भी गुड्स वगैरह परचेज करें, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, तो हम ISI मार्क चेक करते हैं ना, जिससे कोई भी हार्म ना हो। ऐसे मेडिसिन वगैरह लेते हैं, एक्सपायरी डेट्स वगैरह चेक करते हैं, जिससे हमारी हेल्थ को, है ना, हमारी लाइफ को कोई भी हार्म ना पहुंचे। इसीलिए कंपनी क्या करती है, ISI मार्क, क्वालिटी सर्टिफिकेशन, ये सब मेंशन करती है प्रोडक्ट की लेबलिंग में, पैकिंग में। तो सबसे पहला राइट जो कंज्यूमर का राइट है कि उसे सेफ्टी प्रोवाइड हो, जो उसे गुड्स और सर्विसेज मिल रहे हैं वो अच्छे क्वालिटी के हों, उससे उसकी लाइफ या हेल्थ को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये कंज्यूमर का राइट है और इसके लिए कंपनी को, मैन्युफैक्चरर को ये सब चीज़ें मेंशन करनी चाहिए। क्वालिटी सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स ही मार्केट में देने चाहिए। ऐसे कोई प्रोडक्ट मार्केट में नहीं लेके आने चाहिए जिससे कस्टमर उन्हें खरीदे और उसकी लाइफ और हेल्थ को कोई नुकसान पहुँचे। तो फर्स्ट राइट है राइट टू सेफ्टी। नाउ सेकेंड वन इज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। कस्टमर को इन्फॉर्मेशन मिलती रहनी चाहिए टाइम टू टाइम, जो भी प्रोडक्ट्स में, गुड्स में, सर्विसेज में चेंजेस आ रहे हैं, है ना। मैन्युफैक्चरर को इसके लिए लेबलिंग में इंग्रेडिएंट्स वगैरह वो सब लिख देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, MRP, नेट वेट, सारी इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं जिससे कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो मैन्युफैक्चरर की क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये सब मेंशन करे। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर का राइट है कि उसे पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाए। नाउ थर्ड राइट इज राइट टू बी हियर्ड। कंज्यूमर के साथ अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है गुड्स को लेकर, तो जो भी सेलर है या जो भी मैन्युफैक्चरर है वो उसकी कंप्लेंट को सुने, है ना। तो कंप्लेंट सुनी जानी चाहिए, ये कंज्यूमर का राइट है कि उसकी कंप्लेंट सुनी जानी चाहिए। अगर वो कुछ भी उसे डिससेटिस्फेक्शन है प्रोडक्ट से या सर्विस से, तो उसकी बात सुनी जाए, है ना। तो इसके लिए कंप्लेंट बॉक्स या फिर ग्रीवेंसल ये सब बनाए जाने चाहिए। तो कंपनीज के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई और कंज्यूमर का ये राइट हो गया।
नेक्स्ट इज राइट टू सीक रिड्रेसल। राइट टू सीक रिड्रेसल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? राइट टू गेट रिलीफ, कि कंज्यूमर को रिलीफ मिलना चाहिए। मतलब अगर कुछ नुकसान हो भी गया है, मान लीजिए कोई गुड्स उसने खरीदे और उससे उसकी हेल्थ को या कुछ भी नुकसान हुआ है, तो उसकी कंपेंसेशन कंपनी को देना चाहिए, या फिर या प्रोडक्ट ख़राब निकला है तो बदल के देना चाहिए, चेंज करके देना चाहिए, या खराबी ठीक करवा के देनी चाहिए। मतलब उसे रिलीफ मिलना चाहिए, ये उसका राइट है। तो इस राइट को कहते हैं राइट टू सीक रिड्रेसल, मतलब राइट टू गेट रिलीफ। अगर कुछ भी प्रोडक्ट में जो भी एक्सपेक्टेड था वैसा वो नहीं निकला है तो उसको रिप्लेस या उसका डिफेक्ट का रिमूवल या फिर कंपेंसेशन, जो लॉस या इंजरी हुई है उसका, ये सब कंज्यूमर को मिलना चाहिए। नेक्स्ट राइट है कंज्यूमर का राइट टू चूज़, मतलब सेलेक्ट करना। उसे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स दिखाने चाहिए सेलर को, उसमें से वो जो उसे चाहिए होगा वो सेलेक्ट कर सकता है, चॉइस कर सकता है। तो ये कंज्यूमर का राइट है, फ्रीडम ऑफ चॉइस, कि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स के सबके प्राइसेस वगैरह आप बता दो, उसके बाद जो कंज्यूमर चाहे वो खरीद ले। तो ये भी उसका राइट है, राइट टू चूज़। नेक्स्ट लास्ट राइट है कंज्यूमर का राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर को टाइम टू टाइम अवेयर करते रहना चाहिए, एजुकेट करते रहना चाहिए, चाहे आप एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह के थ्रू करें, है ना, चाहे आप किसी भी तरह से इंफॉर्मेशन पहुंचाएं कंज्यूमर तक, जिससे कंज्यूमर को प्रोडक्ट के बारे में क्या नई चीज़ें आ रही हैं सबके बारे में मार्केट में पूरी उसे एजुकेशन होनी चाहिए। तो आपको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में। तो कंज्यूमर को एजुकेट करना ये भी क्या है, कंज्यूमर का राइट है कि उसे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। So these are the 6 rights of consumers. I hope you all understand. Now next topic, responsibilities of a consumer. अभी हमने पढ़े कंज्यूमर के क्या राइट्स हैं, क्या अधिकार हैं। अब कंज्यूमर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे एग्जाम में कि क्या पूछ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखेंगे। राइट्स पूछ रहे हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़? अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूछ रहे हैं कंज्यूमर की, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? Be aware about various goods and services available in the market so that an intelligent and wise choice can be made. कंज्यूमर को पता होना चाहिए जो भी प्रोडक्ट वो मार्केट में लेने जा रहा है, तो वो उसके क्या प्राइस हैं, क्या क्या नया आ रहा है मार्केट में, तो इसकी इन्फॉर्मेशन उसको होनी चाहिए। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कि वो अवेयर रहे, जागरूक रहे। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कंज्यूमर की? कि वो अच्छी क्वालिटी के गुड्स ही खरीदे। मतलब गुड्स खरीदते समय, मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं तो ISI मार्क चेक करते हैं, या खाने पीने की कोई चीज़ है तो FPO मार्क चेक करते हैं, या FSSAI, ये क्वालिटी सर्टिफाइड मार्क्स हैं, क्वालिटी अच्छी है इस बात का ये सबूत है। तो ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो हॉल मार्क चेक करके लीजिए, जिससे आप से कोई चीटिंग ना कर सके। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप चेक कर लीजिए इन मार्क्स को जब आप गुड्स परचेज करें। थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कंज्यूमर की? अगर वो गुड्स परचेज कर रहा है तो उसका बिल जरूर ले, जिसे हम बोलते हैं कैश मेमो। वो एक प्रूफ है परचेज का। अगर आप कल को रिटर्न करने आए या कंप्लेंट करने आए तो वो कहेगा बिल दिखाइए। तो अगर आपने बिल नहीं मांगा होगा, नहीं लिया होगा, तो फिर वो चेंज आपको नहीं करके देगा। तो इसलिए कैश मेमो की डिमांड जरूर करिए। नेक्स्ट क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंज्यूमर की? कि जो भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसकी पैकिंग पे जो लिखा हुआ है, जिसे हम लेबलिंग कहते हैं, तो उसको भी आप पढ़ लें। MRP है, नेट वेट है, या एक्सपायरी डेट है, तो ये सब भी आप पढ़ लें, रीड करें लेबल्स को केयरफुली, तभी गुड्स परचेज करें। नेक्स्ट, कि आप जब भी कोई भी डील कर रहे हैं, गुड्स ले रहे हैं, प्राइस पे कर रहे हैं, तो फेयर डील करें, अनफेयर डील में ना इन्वॉल्व हों। नेक्स्ट, कि आप अपनी डीलिंग्स में ऑनेस्ट रहें, मतलब कोई भी ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो, कि हमें ब्लैक में दे दो, हम तुम्हें ज़्यादा पैसे दे देते हैं, इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो। तो ये आप कंज्यूमर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ रहे हैं। अगर आप गुड्स यूज़ कर रहे हैं तो उस समय भी अगर कोई रिस्क फैक्टर है तो आप उसको सीख लें पहले, तभी उन गुड्स को यूज़ करें। और
ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कुछ गलत निकल भी जा रहा है प्रोडक्ट में तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जाके अपनी कंप्लेंट को फाइल ज़रूर करें। कंज्यूमर सोसाइटीज़ वगैरह बनी होती हैं, वो कंज्यूमर्स को टाइम टू टाइम एजुकेट करती हैं, तो वो हेल्प भी करती हैं कैसे कंप्लेंट फाइल करनी है, तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। और अपने एनवायरनमेंट की रिस्पेक्ट करें, मींस आप कुछ भी इस तरह का ना करें जिससे हमारे रिसोर्सेज वेस्ट हो या हमारे सोसाइटी में कम्युनिटी में पॉल्यूशन क्रिएट हो। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी कंप्लीट हो गई, यहाँ पर राइट्स भी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी। एज यू ऑल नो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट established in 1986. What do you mean by consumer according to this act? Consumer is a person who consumes goods or avail any service. तो अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर की अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे तो उसमें हमें 2 पॉइंट्स कवर करने हैं। इसको हम 2 पैराग्राफ में आपको समझा रहे हैं, ऐसे ही आपको लिख के आना है एग्जाम्स में भी। फर्स्ट पैराग्राफ में आप क्या बताएंगे, गुड्स के बारे में, और सेकंड पैराग्राफ में सर्विसेज के बारे में। तो कंज्यूमर वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग जो गुड्स परचेज करता है और बदले में कुछ पेमेंट करता है, जिसे हम बोलते हैं कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। तो या फिर तो वो पेमेंट कर रहा है, गुड्स ले रहा है, पेमेंट कर रहा है, या फिर वो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं पेमेंट कर दूंगा, या फिर वो कुछ पेमेंट कर रहा है और कुछ पेमेंट के लिए वो प्रॉमिस कर रहा है, तो उसे कंज्यूमर कहेंगे। और दूसरी चीज़ इसमें आपको क्या ध्यान रखनी है कि वो पर्सन कंज्यूमर कहलाएगा जो किस लिए खरीद रहा है, गुड्स कंज्यूम करने के लिए, ना कि रीसेल करने के लिए। मतलब कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं खरीद रहा, जैसे होलसेलर है, रिटेलर है, तो वो तो फिर सेल करने के लिए खरीद रहे हैं, तो वो कंज्यूमर नहीं कहलाएंगे। कंज्यूमर वो कहलाएगा जो एक्चुअल में उसको यूज़ करने के लिए वो गुड्स खरीद रहा है। तो ये आपको पॉइंट्स क्लियर हुए। इसके बाद इसी तरह से आप नेक्स्ट पैराग्राफ में सर्विस के लिए बताएंगे कि वो पर्सन जो सर्विस अवेल कर रहा है और रिटर्न में कुछ पे कर रहा है, इट मीन्स फॉर अ कंसिडरेशन, और या फिर प्रॉमिस कर रहा है कि मैं पे कर दूंगा, या फिर कुछ उसने पेमेंट कर दी और कुछ पेमेंट के लिए प्रॉमिस कर दिया है, ठीक है। और वो जो सर्विस अवेल कर रहा है वो उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर रहा है, ना कि कमर्शियल पर्पस के लिए। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर। इन दिस वे यू हैव टू राइट दिस डेफिनेशन। डिस्कसिंग 3 टायर रिड्रेसल मशीनरी in this chapter. This is the last topic of your syllabus. Your book is now completed, part A and part B both. So be ready for your pre-board exams. All the best. Now come to our topic. Redressal agencies means 3-tier redressal machinery. अगर किसी कंज्यूमर को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई कंप्लेंट फाइल करनी है, तो उसके पास यहाँ पर ये 3-tier redressal मशीनरी है। 3-tier redressal मशीनरी क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें 3 लेवल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो मशीनरी वर्क कर रही है जिसे हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम। इसी तरह से अगर हम यूपी में देखें स्टेट लेवल पर तो स्टेट कमीशन है, और अगर हम वहाँ पे भी हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, हमें नेक्स्ट कोर्ट में जाना है, तो नेशनल कमीशन है, नेशनल लेवल पर, कंट्री लेवल पर। और अगर वहाँ से भी आपको नहीं सेटिस्फेक्शन मिल रहा तो एक और है सुप्रीम कोर्ट लास्ट। तो ये इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे इसमें कि कंज्यूमर को अगर कोई कंप्लेंट फाइल करनी है तो किस तरह से उसे कहाँ कहाँ किस कोर्ट में वो जा सकता है। ये फिगर, ये डायग्राम है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे नेशनल कमीशन, उसके नीचे स्टेट कमीशन और सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट फोरम। अगर आप मुजफ्फरनगर में रहते हैं तो उससे पहले आपको कंप्लेंट फाइल करनी है, डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएंगे, वो जो डिसीजन आपको देंगे अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं है तो स्टेट कमीशन में, अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं है तो नेशनल कमीशन में, और अगर वहाँ पे भी सेटिस्फाई नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट लास्ट। Now we study in detail about district forum. There are 644 district commissions in India. The district forum consists of a president and 2 other members.
वन ऑफ whom शुड बी अ वुमेन। डिस्ट्रिक्ट फोरम में एक प्रेसिडेंट होगा और वहाँ पे 2 अदर मेंबर्स होंगे प्रेसिडेंट के अलावा, और उन 2 मेंबर्स में एक वुमेन होना कंपलसरी है। और इन सबको अपॉइंट कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट, जो इस समय वहाँ पर रूल कर रही है। कंप्लेंट कैन बी मेड to the appropriate district forum when the value of the goods or services in question along with the compensation claimed does not exceed ₹20 lakhs। मतलब अगर कंज्यूमर को जो कंप्लेंट करनी है ना, उसका जो भी नुकसान हुआ है, उसका जो उसे कंपेंसेशन चाहिए, अगर वो 20 लाख रुपीज़ के अंदर अंदर है तो वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएगा। अगर 20 लाख से ज़्यादा का है उसका कंपेंसेशन जो उसे मिलना है, तो वो स्टेट कमीशन में जाएगा। तो ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है। ऑन रिसीविंग द कंप्लेंट द डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल रेफर द कंप्लेंट टू द पार्टी अगेंस्ट whom द कंप्लेंट इज फाइल्ड। इफ रिक्वायर्ड द गुड्स और सैंपल शैल बी सेंट फॉर टेस्टिंग इन ए लैबोरेटरी। द डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल पास एन ऑर्डर आफ्टर कंसिडरिंग द टेस्ट रिपोर्ट फ्रॉम द लैबोरेटरी। इन केस द एग्रीव्ड पार्टी, स्टूडेंट्स एग्रीव्ड पार्टी का मतलब क्या है? जिसका नुकसान हुआ है। अगर वो पार्टी सेटिस्फाई नहीं है डिस्ट्रिक्ट फोरम के ऑर्डर से, तो वो अपील कर सकती है स्टेट कमीशन को। बट यहाँ पर एक कंडीशन है कि विद इन 30 days ऑफ पासिंग ऑफ द ऑर्डर, कि जब ऑर्डर पास हुआ है डिस्ट्रिक्ट फोरम द्वारा, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप अपनी कंप्लेंट लेके स्टेट कमीशन के पास जा सकते हैं अगर आप डिस्ट्रिक्ट फोरम के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हैं। तो इसमें आपको क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखने हैं? नंबर 1 कि अगर मेंबर्स की बात हो तो एक प्रेसिडेंट, 2 अदर मेंबर और उनमें एक वुमेन होना ज़रूरी। सेकंड पॉइंट जो आपको याद रखना है कि उसका अपॉइंटमेंट स्टेट कमीशन द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा होगा जो भी कंसर्न्ड है। सेकंड, थर्ड पॉइंट कि अगर आपका कंपेंसेशन 20 लाख रुपीज़ से एक्सीड नहीं कर रहा, 20 लाख रुपीज़ से अंदर अंदर है, तभी आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएंगे कंप्लेंट फाइल करने, अदरवाइज आप स्टेट कमीशन पे जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको इसमें ध्यान रखना है कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट फोरम के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है और आपको नेशनल या स्टेट कमीशन के पास जाना है अपना केस लेके, तो जिस दिन डिस्ट्रिक्ट फोरम ने ऑर्डर पास किया उसके 30 days के अंदर अंदर ही आप जा सकते हैं। अगर 30 days से ज़्यादा हो गया है टाइम तो आप नहीं जा सकते। नाउ स्टेट कमीशन, देयर आर 365 स्टेट कमीशन ऑफ इंडिया। ईच स्टेट कमीशन कंसिस्ट ऑफ ए प्रेसिडेंट and not less than 2 other members, one of whom should be a woman. They are appointed by the state government concerned. A complaint can be made to the appropriate state commission when the value of the goods or services along with the compensation claimed exceeds rupees 20 lakhs but does not exceed rupees 1 crore. तो अगर आपका नुकसान 20 लाख से 1 करोड़ के अंदर अंदर का है तो आप कहाँ जाएंगे? स्टेट कमीशन में। और अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो नेशनल कमीशन में। और अगर आप स्टेट कमीशन के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप नेशनल कमीशन में जा सकते हैं। बट यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, विद इन 30 days ऑफ द पासिंग ऑफ द ऑर्डर। तो स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया स्टेट कमीशन के बारे में। यहाँ पर भी एक प्रेसिडेंट है, 2 अदर मेंबर्स है, उसमें एक वुमेन होना कंपलसरी है और उनका अपॉइंटमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। बट यहाँ पर 20 लाख से 1 करोड़ के बीच का अगर आपका कंपेंसेशन है तो आप यहाँ जाएंगे। अगर 1 करोड़ से भी ज़्यादा का नुकसान है तो आप नेशनल में जाएंगे। अगर आप स्टेट कमीशन के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है तो आप नेशनल कमीशन के पास जा सकते हैं, बट विद इन 30 days ऑफ द पासिंग ऑफ द ऑर्डर। नाउ नेक्स्ट वन, नेशनल कमीशन। द नेशनल कमीशन हैज़ territorial jurisdiction over the whole country. The National Commission consists of a president
and at least 4 other members, one of whom should be a woman. They are appointed by the central government. A complaint can be made to the National Commission when value of goods or services along with compensation claimed exceeds rupees 1 crore. The appeals against the orders of a state commission can also be filed before the National Commission. और अगर आप नेशनल कमीशन के ऑर्डर से भी सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं. ठीक है. दिस मीन्स दैट ओनली दोज अपील्स वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज along with compensation claimed exceeded rupees 1 crore and where the aggrieved party was not satisfied with the order of the National Commission can be taken to the Supreme Court of India. In a case decided by the district forum, the appeal can be filed before the State Commission and thereafter the order of the State Commission can be challenged before the National Commission and then no further. So this is the 3-tier redressal machinery. I hope you understand this topic very well. नेशनल कमीशन में एक प्रेसिडेंट, 4 अदर मेंबर्स, उसमें एक वुमेन होना कंपलसरी है. आपका जो नुकसान है वो 1 करोड़ से ज़्यादा का है और अगर आप इसके ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, रेमेडीज और रिलीफ्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग एक कंज्यूमर के पास क्या क्या रेमेडीज या फिर क्या क्या रिलीफ अवेलेबल हैं. अभी तक आपने पढ़े थे कंज्यूमर कौन है, उसके क्या राइट्स हैं और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. अब आप पढ़ने जा रहे हैं उसके पास क्या रेमेडीज या रिलीफ अवेलेबल हैं. तो आप क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे एग्जाम्स में कि राइट्स पूछ रहे हैं, रेमेडीज पूछ रहे हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूछ रहे हैं कंज्यूमर की. तो अगर रेमेडीज पूछ रहे हैं तो फर्स्ट पॉइंट आप क्या लिखेंगे, टू रिमूव द डिफेक्ट इन गुड्स और डेफिशिएंसी इन सर्विस. मान लीजिए आपने कोई गुड्स खरीद रहे हैं, उसमें कोई कमी है तो उसको रिमूव करने के लिए आपके पास रेमेडी अवेलेबल है, आप करवा सकते हैं. अगर आपने कोई सर्विस ली है वो पूरी तरह से नहीं मिली आपको, डेफिशिएंसी है सर्विस में, तो भी आप उसके लिए भी आपके पास रेमेडी अवेलेबल है, आप जा सकते हैं. सेकेंड, टू रीप्लेस द डिफेक्टिव प्रोडक्ट विद अ न्यू वन फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट. अगर आपके गुड्स डिफेक्टिव हैं तो आप उसे रीप्लेस भी करवा सकते हैं, नए ले सकते हैं उसकी जगह पर. टू रिफंड द प्राइस पेड फॉर द प्रोडक्ट और द चार्जेस पेड फॉर द सर्विस. अगर आपने सर्विस के लिए चार्जेस पे कर दिए हैं या फिर प्रोडक्ट के प्राइस पे कर दिए हैं बट आपको लग रहा है कि उसमें डिफेक्ट है या उसमें कोई कमी है और आप उसको रिप्लेस भी नहीं करवाना चाहते, चेंज भी नहीं करवाना चाहते, आप चाहते हैं पैसे वापस मिल जाएं, तो ये रेमेडी भी आपके पास अवेलेबल है. फोर्थ वन, टू पे अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन फॉर एनी लॉस और इंजरी सफर्ड बाय द कंज्यूमर ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द अपोजिट पार्टी. आपने गुड्स या सर्विसेज ली, उसकी वजह से आपको कुछ नुकसान हुआ, कुछ लॉस हुआ, कुछ इंजरी हुई, तो उसका जो कंपेंसेशन आपका रीजनेबल अमाउंट बैठता है वो जो कि अपोजिट पार्टी की इग्नोरेंस, नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, तो वो आपको मिल जाएगा, उसकी पेमेंट आपको मिल जाएगी. ये भी आपके पास रेमेडी अवेलेबल है. टू पे प्यूनिटिव डैमेजेस इन एप्रोप्रिएट सर्कमस्टेंसेस. जो भी सर्कमस्टेंसेस है उसमें जो भी आपका नुकसान हुआ है उसकी जो भी पेनल्टी बैठती है, पनिशमेंट के रूप में आपको जो पेमेंट बैठती है वो मिलेगी, ये आपके पास रेमेडी अवेलेबल है. टू डिसकंटिन्यू द अनफेयर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एंड नॉट टू रिपीट इट इन फ्यूचर. जो भी कंपनी ने गलत किया है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करी है, तो वो आगे ऐसा ना करे और फ्यूचर में रिपीट ना करे, ये भी कंज्यूमर कहलवा सकता है उस कंपनी से, ये भी रेमेडी अवेलेबल है. नॉट टू ऑफर हैजार्डस गुड्स फॉर सेल. कि कोई भी सेलर गुड्स नहीं वो सेल करेगा जो कंज्यूमर्स के लिए हैजार्डस है, उनकी हेल्थ, उनकी लाइफ के लिए. टू विड्रॉ द हैजार्डस गुड्स फ्रॉम सेल. अगर उनकी शॉप पे उस तरह के गुड्स रखे हैं तो उन्हें वहाँ से हटा दिया जाना चाहिए,
ये भी कंज्यूमर की रेमेडी अवेलेबल है। टू सीज मैन्युफैक्चर ऑफ हैजार्डस गुड्स एंड टू डिसिस्ट फ्रॉम ऑफरिंग हैजार्डस सर्विसेज। तो ये सील वगैरह कर सकती है गवर्नमेंट, ये भी रेमेडी अवेलेबल है कंज्यूमर के पास कि हैजार्डस गुड्स या सर्विसेज ऑफर नहीं होंगे मार्केट में उसको। टू पे एनी अमाउंट not less than 5% of the value of the defective goods or deficient services provided to be credited to the Consumer Welfare Fund or any other organization to be utilized in the prescribed manner। और जो भी नुकसान हुआ है डिफेक्टिव गुड्स या डिफेक्टिव सर्विसेज से, उसकी जो वैल्यू है उसका कम से कम 5% आपको पे करना है। किसको? या तो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में या फिर कंज्यूमर वेलफेयर जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं उनमें। टू इशू करेक्टिव एडवर्टाइजमेंट टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। अगर कोई कंपनी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कर रही है तो उसको करेक्ट करवा सकते हैं आप, ये भी रेमेडी आपके पास अवेलेबल है। टू पे एडिक्वेट कॉस्ट टू द अप्रोप्रिएट पार्टी, और जिस भी पार्टी का नुकसान हुआ है तो उसको जो भी उसकी कंपेंसेशन बनता है, जो कॉस्ट बनती है, तो वो भी आपको पे करनी होगी। ये भी एक कंज्यूमर के पास रेमेडी अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए उस पर क्लिक करें और बेल आइकन भी प्रेस करें।